वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी। हम वहीं से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। सर, मुझे ब्रिगेडियर गजनफर साहब, सॉरी टू कीप यू वेटिंग, एक डेकोरम है। सर, हमने गैस पाइपलाइन 2009-2010 तब से एक साइंड है, एक एग्रीमेंट है, उसकी एक इंटरनेशनल वैल्यू है, और ईरान उसके अगेंस्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी भी किसी फोरम पे नहीं गया। ये भी उनकी मेहरबानी है। तो सर, ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, क्या मुमकिन है कि वो गैस पाइपलाइन जो इतनी देर से फ्रोज़न थी, जिसमें से गैस नहीं आती थी बल्कि धुआं ही निकलता था, तो वो अब मुमकिन है कि पाकिस्तान भी डिप्लोमेटिक एक सक्सेस ले और वहाँ से हमें गैस आनी शुरू हो जाए, जो कि हमारे मुल्क के लिए इस वक्त इकोनॉमिकली मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। जी, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये बेसिकली तो आईपीआई था, यानी कि ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन थी। बाद में इसको फिर जब इंडिया इससे निकल गया तो चेंज कर दिया गया, और इसको फिर प्रेसिडेंट जरदारी ने इस एग्रीमेंट को पीपल्स पार्टी के दौर में साइन किया था। फिर इसका नाम रखा गया था गैस सेल परचेज एग्रीमेंट। तो वो जो है, उसमें ईरान ने तो अपने हिस्से की जो पाइपलाइन है वो बिछा दी हुई है। पाकिस्तान ने जो पाइपलाइन बिछानी है उसकी लेंथ है तकरीबन 781 किलोमीटर्स। और वो हम उस प्रोजेक्ट पे इसलिए काम नहीं कर सके क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं ईरान पे। और उस सैंक्शंस के अंदर थर्ड पार्टी सैंक्शंस जो है वो भी शामिल हैं, यानी कि जो भी मुल्क कोई डील करेगा, एग्रीमेंट करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा ईरान के साथ, उसके ऊपर भी सैंक्शंस लग जाएगी। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं था कि उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते, इसलिए ये डिले हो गया। लेकिन सर, और अब सैंक्शंस अभी अब अगर तक उस हम पे। रिसेंटली अभी बात करें तो इज दैट वी आर इन अ पोजीशन। जी, मैं आपको बताता हूँ। सैंक्शंस अभी तक जो है इस पे लिफ्ट नहीं हुई हैं। सैंक्शंस तो अभी ये जो निगोशिएशंस होंगी इसके अंदर किसी स्टेज के ऊपर लिफ्ट होंगी। अभी चूंकि लिफ्टेड नहीं है तो हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अलबत्ता पाकिस्तान ने प्लान बनाया हुआ है, क्योंकि ईरान चला गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, जो कि इस मुआहदे के तहत पेरिस की एक कोर्ट है, फ्रांस की। तो वहाँ पे हर्जाना जो है वो डिमांड किया हुआ है ईरान ने $18 बिलियन का पाकिस्तान से। बट वो फिर जब आपस में हमारी कुछ ताल्लुकात अच्छे हो गए तो ईरान ने उसको फर्दर परसू नहीं किया है। तो हमारा प्लान ये था कि ये जो हमारे ऊपर अभी ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का एक सोड लटकी हुई है, इसको ख़त्म करने के लिए हमारा ये प्लान था कि हम ऐसा करें कि हम ग्वादर तक उस पोर्ट को, उस पाइपलाइन को ले आएं। और ग्वादर तक ये तकरीबन 80 किलोमीटर का एरिया बनता है, और इसकी कास्ट जो है तकरीबन $158 मिलियन जो है, इसकी कास्ट एस्टिमेटेड है। जो पूरा प्रोजेक्ट है उसकी कास्ट अभी आज के लिहाज से तकरीबन $2 बिलियन है। अप टू फ्रॉम ईरान अप टू नवाबशाह, ये जो 781 किलोमीटर बनता है, इसकी टोटल कास्ट जो है प्रोजेक्ट की, ये $2 बिलियन है। तो अब ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता क्योंकि सैंक्शंस लगी हुई हैं। बट आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि पाकिस्तान अपने हिस्से की जो पाइपलाइन है वो बिछा ले, और सिर्फ इतना ही हो कि जब सैंक्शन लिफ्ट होंगी तो उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। सर क्योंकि ये ब्रिगेडियर साहब, प्रोजेक्ट जो आप है। आप दिलों का हाल पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेरे पास यही क्वेश्चन था। जितना डिटेल से आपने मुझे बताया इस पाइपलाइन के बारे में, मुझे आज तक इससे ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं थी। और एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन यही था कि कम से कम हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना छोड़ें, क्योंकि ये पाबंदियां कभी तो अपलिफ्ट होंगी। तो जब अपलिफ्ट होंगी तो व्हाई डोंट वी गेट अ बेनिफिट फॉर दैट। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये हमें करना चाहिए, क्योंकि देखें उसमें हम टाइम भी बिछाएँगे। ये जो पाइपलाइन हमने बिछानी है, इसका टोटल टाइम पीरियड है 4 साल, 4 साल लगेंगे, जिसका मतलब है कि अगर आज हम 2026 में शुरू करते हैं, तो 2030 तक हम इसको कंप्लीट कर पाएँगे। तो अगर हम अभी शुरू करें
तो ये है कि हमारा टाइम उस लिहाज से अच्छा फिर बच ब्रिगेडियर साहब, जाएगा। एक रेलेवेंट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो, आई एम नॉट श्योर क्योंकि ये शायद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, क्या कोई प्राइसेस हमने लॉक भी की थी ईरान के साथ, या हम इंटरनेशनल प्राइसेस पे ही बाय करेंगे? नहीं, हमें ये जो गैस है ये सस्ती मिलेगी। हमने प्राइसेस जो है वो लॉक की थी, हमें कुछ सस्ती मिलेगी। और वैसे भी आप देखें कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो है वो भी इसके अंदर से निकल जाएगी, तो ये हमें डेफिनेटली सस्ती पड़ेगी। अब जो हम ले रहे हैं मोस्टली कतर से ले रहे हैं, तो उस लिहाज से ये है कि हमें हमारे लिए ये इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट होगा। और फिर अगर किसी स्टेज के ऊपर इंडिया के साथ भी अगर हमारा हो जाता है, मामलात कुछ बेहतर हो जाते हैं और ये गैस पाइपलाइन जो है आगे इंडिया तक भी चली जाती है, तो उस सूरत में ये है कि पाकिस्तान को ऑलमोस्ट ये गैस जो है ये फ्री पड़ जाएगी हाँ, ट्रांसिट फी फॉर नॉमिनल मिलेगी कास्ट। डेफिनेटली। जी, क्योंकि एग्जैक्टली हमें ट्रांजिट फी इसकी मिलेगी, तो उस लिहाज से हमारे लिए ये अच्छा हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, बट डिपेंड करता है कि अभी ये जो निगोशिएशंस ईरान और अमेरिका की हो रही हैं ये किस डायरेक्शन में जाती हैं। अगर सक्सेसफुल हो गई है और सैंक्शंस लिफ्ट होती हैं तो फिर हमारे लिए इट वुड बी अ गुड न्यूज़। इसके सर अलावा भी मुझे एक गुड न्यूज़ है। सर कर्नल अतर इसके रहमान अलावा भी साहब एक की गुड तरफ न्यूज़ जाना है। पड़ेगा। ओके सर, मैं ब्रिगेडियर साहब प्लीज यू फिर फिनिश दिस विद दिस टॉपिक। जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स। एक और भी जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि जब ईरान की रिकंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो उसका भी जी मोस्टली जो बिल्डिंग मटेरियल है वो पाकिस्तान से ही जाएगा, तो वो भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान को स्टेज पे मिलेगी। तो इसलिए हमारी दुआ है कि ये मामलात जो हैं ये मुज़ाकरात निगोशिएशंस इनकी सक्सेसफुल हों, ताकि आगे पाकिस्तान के लिए भी जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बेहतरीन अवेलेबल हैं, वो भी हमारे लिए ओपन हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ने जैसा कि फरमाया बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मेरा रिसेंट विजिट टू चाइना, वहाँ पे चाइनीज जितनी कॉरपोरेशंस थी, कंपनीज थी, स्टेट ओन, प्राइवेट सेक्टर में, वो पाकिस्तान को इस एंगल से भी देख रही थी कि पाकिस्तान विल बी अ वन प्लेस काइंड ऑफ अ प्लेइंग अ करेक्टर for the rebuilding, not only for Iran but also for the Middle East. So they were thinking like Pakistan is one place where there are a lot of opportunities, especially for rebuilding and reconstruction. जैसा ब्रिगेडियर साहब ने कहा, बिल्कुल मैं इनकी बात से एग्रीड हूँ। सर कर्नल अतर साहब, वेरी सॉरी टू कीप यू वेटिंग। सर कर्नल साहब, MBS आज की खबर है कि MBS वांट टू हैव अ प्रपोज विजिट टू पाकिस्तान मे बी इन अ मंथ, ऐसा जैसा कि पढ़ा गया, जैसा मैंने अखबार में पढ़ा है। सर ये जब भी MBS आते हैं हमारे पास एक ही बात होती है करने के लिए कि वो ऑयल रिफाइनरी जो शायद 2014-15 से प्रपोज हो रही है, और ये कहा जा रहा है, कुछ उसकी लोकेशन के बारे में कहा जाता है, कुछ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहा जाता है। सर पाकिस्तान से क्या फिजिबिलिटी नहीं बन पा रही उस $10 बिलियन के लिए? पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी नहीं है, या हम कहाँ पे, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली रिलेटेड टू दिस रिफाइनरी जिसका एक बड़ा जिक्र रहता है? आमिर साहब, आपको ये सुन के हैरानगी होगी या क्या आपको ऑलरेडी यू आर अवेयर ऑफ इट कि सऊदी अरब अब ने भी दुनिया के 10 एक्सपर्ट्स रखे हुए टू नो कि वेयर टू इन्वेस्ट और वेयर टू नॉट टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो दे ऑल आर एडवाइजिंग देम अकॉर्डिंगली। अब दे कीनली वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, बट द क्वेश्चन इज हाउ एंड वेयर टू इन्वेस्ट। पाकिस्तान में इटसेल्फ आप देखें कि हमारे पास, हमने कोई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इस रिगार्ड में इतना डेवलप नहीं किया, और ना हमारे पास कोई इतने अच्छे क्या कहते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज देने के लिए चीजें हैं कि जिन पे हम उनको कहें कि हम इन्वेस्ट करें, लेकिन वो करना चाहते हैं। अभी ऑयल की जो है ये डेफिनेटली अब उनको अट्रैक्शन ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि उनको स्टोरेज की भी जरूरत है। और ये जो अभी ये क्राइसिस हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज वाले, इसमें जो क्या कहते हैं उन्होंने देखा है कि ग्वादर की इंपॉर्टेंस और पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस, उसकी वजह से दे रियली वांट टू हैव नाउ अ रिफाइनरी हियर एंड अ स्टोरेज क्या फैसिलिटी।
So इसलिए they will definitely this time come and have invest heavily over here. और उसके साथ साथ they will look for a place कि अगर यहाँ हमने स्टोरेज भी करनी है और इसको फर्दर यहाँ से चाइना की तरफ भेजना भी है, Yeah, तो that's फिर very हम याद important. रखें, हाँ, तो फिर याद रखें कि they have to they will invest in a infrastructure over here also, which will lead them up to the China and Central Asia. सर So these देखिए things कर्नल are साहब, ये जो going to आपने better and it provides them a better opportunity. ये अभी जो यहाँ एरिया एक चीज आपने और मैं आइडेंटिफाई आपको किया है बताना सर, चाहता हूँ। इस पे मेरा छोटा सा एक सवाल बनता है। आपने तो इसको बड़ा ब्रीफली बता दिया कि यहाँ से चाइना के लिए एक बहुत जो है एक स्ट्रीम रूट बन सकता है पाइपलाइन के जरिए अगर ये रिफाइनरी लगती है। तो आप जरा नाजरीन को थोड़ा सा ये भी एलिब्रेट कर दें कि वेस्टर्न चाइना को पेट्रोल के लिए कितने लंबे रूट की जरूरत होती है और वो कितना शॉर्टन हो जाएगा और इससे पूरे एरिया में कितनी डेवलपमेंट हो सकती है। देखिए चाइना जो है वो अपने ये जो उन शिनक्यांग वाला प्रोविंस है जो उनका किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के साथ ये एरिया लगता है, इसको पेट्रोल की सप्लाई जो है वो करने के लिए उनको कितने लंबा रूट अख्तियार करना एग्जैक्टली वो either they will have to get it from Russia और इट हैज टू बी इनको पहले उधर क्या साउथ ईस्ट एशिया में अपनी जो पोर्ट्स हैं उधर यहीं से लेके तेल लेके जाना पड़ता है और जाके देन they will bring it back to this place. Look at the thousands and thousands of kilometers. It's like 14 countries circle जिनकी बाउंड्रीज को वो टच करना पड़ता है वापस वहां आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर पाकिस्तान के थ्रू स्ट्रेट जाते हैं तो हार्डली इट्स अबाउट मेरे ख्याल में 1500 के 2000 किलोमीटर बनता है एंड दे कैन वेरी इजीली रीच अप टू ये जो इनका रीजन है शिनक्यांग वाला। तो उरमची में दे विल वेरी आराम से अगर ये उधर बना लेते हैं अपना स्टोरेज वगैरह बाकी फैसिलिटी, अगर रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उधर तक डेवलप कर लेते हैं तो आप देखिए कितना शॉर्ट इनको पड़ेगा। अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बेनिफिट्स भी और उसका पाकिस्तान को खास तौर पे कर्नल साहब उसका जो पाकिस्तान को एक ट्रांजिट रूट बेनिफिट, रिफाइनरी का बेनिफिट, रिफाइनरी की बाय प्रोडक्ट्स, दैट इज आल्सो प्लेइंग अ बिग पार्ट। बहुत ज्यादा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक चीज आपको जो पहले ब्रिगेडियर साहब ने बात की थी गैस की जो क्या ईरान से इंपोर्ट करे, तो उसमें बता जो अगर गैस इंपोर्ट करता है ईरान से पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान को पड़ेगी तकरीबन $7 पर क्यूबिक मीटर, वेरस जो इंडिया क्या आप कतर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपको $14 पर क्यूबिक मीटर पड़ रही है। बल्कि ये इन दिनों जब आपने ये क्या इतने महंगे दौर में भी किया जब ये बंद थी तो इट वाज बियॉन्ड $20 हम इंपोर्ट कर रहे थे। तो कितनी ज्यादा महंगाई पड़ रही। तो सर इससे तो हमारी इकोनॉमी पे एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, खास तौर पे हमारी इंडस्ट्री जो इस वक्त बड़ा सफर कर रही है। तो अगर ये पाइपलाइन एक्टिव हो जाती है तो मे बी वी कैन गो बियॉन्ड विद दैट ऑल द कॉस्ट दैट वी ऑलवेज बेयर, स्पेशली फॉर आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर। आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ आमिर साहब, यहाँ एक आपके हम ये कह रहे थे कि इंडिया इज नॉट रेडी, इंडिया इज कीन टू हैव this gas pipeline to be established towards there and oil pipeline through Pakistan also. जो जैसलमेर में अंबानी ने रिफाइनरी लगाई हुई है वो क्यों लगाई हुई है? हाँ, जैसलमेर इज अ वेरी शॉर्टकट राइट इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान बॉर्डर। वो उसने इसीलिए लगाई थी कि इस ये पाइपलाइन जब आएगी तो उधर आके इसका ओपन होगी और रिफाइनरी उधर लगाएगी। It was that far-sightedness for them to have that refinery over there. Colonel Sahab, because we have to go for the closing, I have some quick questions to ask everybody. सर मैं जरा GR बलोच साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। GR बलोच साहब, आपको लगता है कि RSS के एजेंडा और बीजेपी के फैनेटिकिज्म के साथ पाकिस्तान और इंडिया आपस में फ्रेंडली रिलेशन कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए, हिंदुस्तान के मुतालिक ही मेरा बहुत टाइम गुजरता है सोचने में और लिखने में, इसलिए कि जब तक कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात सही नहीं होते तो साउथ एशिया विल नेवर बिकम ए पीसफुल रीजन। और हमेशा ये कहा जाता है कि कंट्रीज राइज एंड फॉल विद इन द रीजन, लेकिन ये लगता है कि हिंदुस्तान ने फैसला कर लिया है कि उसने
इस रीजन में किसी के साथ ताल्लुकात नहीं रखने। जितने भी उसके नीबर्स हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी एक, चाइना, किसी के साथ भी उसके ताल्लुकात दुरुस्त नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब तक के इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती इंडिया की, कोई रैशनल लोग नहीं आते, तो मैं हमेशा कहता हूं कि नाउ द पीपल ऑफ इंडिया हैव टू डिसाइड, क्योंकि आरएसएस, बीजेपी दुनिया के अमन का भी बड़ा दुश्मन है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन वो उनके अपने मुल्क का है, अपने सिस्टम का, बिल्कुल अभी किया। लिहाजा सबसे पहले हिंदुस्तान में तब्दीली आनी चाहिए। एंड ऑल्सो दिस इज नॉट व्हाट इंडिया वाज ऑल अबाउट और कैन बी। इट वाज ए diverse Sir, I need to society go to over. Brigadier Ghazanfar just for some closing remarks. जी, please. Brigadier Ghazanfar साहब, आपको लगता है कि इंडिया आफ्टर दैट स्टैंड ऑफ या मिलिट्री स्ट्राइक जो हुई लास्ट ईयर, उसके बाद इंडिया कैन डेयर टू हैव द स्पेशल, यही जो वो बार बार कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 और 3 और वट एवर, कैन दे डेयर इट? दे मॉरली दे आर इन अ पोजिशन? नहीं, दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू डू इट, क्योंकि उनको देखें, जो सबसे बड़ा लेसन मिला है, जो सबक मिला है इंडिया को सबसे बड़ा, वो ये मिला है कि पाकिस्तान के साथ जब भी वो जंग करेगा तो वो पाकिस्तान के साथ अकेले के साथ जंग नहीं कर रहा होगा, बल्कि वो चाइना के साथ भी कर रहा होगा। और खास तौर पे अब तो ये- सऊदी ये- अरेबिया के साथ भी कर रहा होगा। जी, एक ही बॉर्डर पे, एक ही यानी बॉर्डर कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, इसी बॉर्डर के पार जो है इंडिया में अब ये परसेप्शन, ये समझ इंडिया को आ गई है कि इस बॉर्डर के पार सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, चाइना भी बैठा होगा। Sir, China भी and support कर the रहा है। last question to Sir Colonel Athar साहब, Sir Colonel साहब, very briefly, आपने इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया, आपने कहा कि कुछ थोड़ी सी we lack in somewhere. So do you feel this SIFC can play a vital role for like for the extension of the foreign direct investment? आई थिंक ऐसा वो ऑलरेडी इसको बने हुए 3-4 साल हो गए हैं. दे मस्ट हैव डन ग्राउंड वर्क फॉर दिस एंड वी एक्सपेक्ट देम दैट दे विल प्रोवाइड द करेक्ट अपॉर्चुनिटी, करेक्ट प्लेसेस फॉर द इन्वेस्टमेंट. तो अभी तो हमें ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए. अभी भी अगर तैयार नहीं है तो फिर अब कब होना? Sir, thank you very much. I had the best panelists with me. Sir G.R. Baluch Saab, Brigadier Ghazanfar Dar Saab, Colonel Retired Athar Saab, और this was a very fruitful discussion. I also learned a lot. आप भी हमें हमारे प्रोग्राम पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. डिप्लोमेटिक इकोनॉमी विद आमिर अली on 89 TV. We will keep you in touch in next week.